डीएनए मित्रों, देश के 5 राज्यों में वोटिंग का काम आज पूरा हो गया। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के साथ ही 5 राज्यों के उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतदान खत्म होने के साथ ही आज हम इन चुनावी राज्यों का सबसे विश्वसनीय एआई एग्जिट पोल लेकर आए हैं। आज के विश्लेषण में हम जानेंगे कि 5 राज्यों का एग्जिट पोल क्या कहता है। एआई एग्जिट पोल में कौन जीत रहा है, क्यों जीत रहा है। एग्जिट पोल अगर नतीजे में बदले तो इसका असर क्या होगा। मित्रों, एआई एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने रखने से पहले यह बताना जरूरी है कि एआई एग्जिट पोल का सैंपल साइज क्या है। बंगाल में हमने सोशल मीडिया पर 3 लाख सेंटीमेंट्स के आधार पर यह एग्जिट पोल तैयार किया है। वहीं असम में 1.5 लाख और तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में 2,20,000 सोशल मीडिया सेंटीमेंट्स के आधार पर एआई एग्जिट पोल किया गया। इस विश्लेषण की शुरुआत पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल से करते हैं, जिस पर लोगों की सबसे ज्यादा नजर है। सबसे पहले जानते हैं कि बंगाल के एआई एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं। मित्रों, एआई एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 144 से 160 के बीच सीट मिल सकती है। वहीं टीएमसी को 129 से 145 के बीच सीट मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 से लेकर 5 सीट जा सकती हैं। 294 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है, यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी पहली बार सरकार बना सकती है। मित्रों, अब आपको बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों के एआई एग्जिट पोल के आंकड़े भी देखने चाहिए। किस रीजन में कौन सी पार्टी आगे है। सबसे पहले बात साउथ बंगाल की, जहां सबसे ज्यादा 86 सीटें हैं। यहां बीजेपी को 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को 40 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है। नॉर्थ बंगाल में कुल 54 सीटें हैं। यहां बीजेपी को 39 से 42 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी पहले से भी मजबूत रही है। अब बात जंगल महल रीजन की, जहां आदिवासी मतदाता बड़ी संख्या में रहते हैं। यहां कुल 47 सीटें हैं। जंगल महल में बीजेपी को 30 से 33 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। अब बात कोलकाता रीजन की, जहां 42 सीटें हैं। यहां बीजेपी को 14 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि टीएमसी को 23 से 27 सीटें मिल सकती हैं, यानी यहां टीएमसी का पलड़ा भारी है। अंत में बॉर्डर रीजन की बात करें तो यहां कुल 65 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी को 21 से 24 सीटें मिल सकती हैं, जबकि टीएमसी को 39 से 43 सीटें मिलने का अनुमान है। तो इस तरह बंगाल के 5 रीजन को मिलाकर यह तस्वीर तैयार होती है। साउथ बंगाल में दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं नॉर्थ बंगाल और जंगल महल में बीजेपी को बड़ी बढ़त है। कोलकाता रीजन और बॉर्डर रीजन में टीएमसी आगे है। यानी बंगाल में एआई एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार इतिहास बनने जा रहा है। मित्रों, पहली बार बीजेपी बंगाल की सत्ता में आती दिखाई दे रही है। चौथी बार बंगाल में सरकार बनने का ममता बनर्जी का सपना टूटता दिख रहा है। मैं चाहूंगा ये तस्वीरें एक बार आप दिखाएं, ताकि ये आज की तस्वीरें हैं। मित्रों, एआई एग्जिट पोल में हमने ये सवाल भी पूछा कि बंगाल में मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है। क्या ममता अभी भी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है, या सीटों की तरह यहां भी बदलाव हो रहा है। एआई एग्जिट पोल के मुताबिक 42% लोगों की पसंद के साथ ममता बनर्जी सबसे आगे हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी 36% के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी 9% लोगों की पसंद है। बंगाल में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष 8% और बीजेपी की ही अग्निमित्रा पॉल 5% लोगों की पसंद है। यानी एग्जिट पोल में पिछड़ने के बावजूद ममता बनर्जी अभी भी मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल की पहली पसंद बनी हुई है। हालांकि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से बहुत पीछे नहीं है। बंगाल चुनाव में एसआईआर का मुद्दा छाया रहा, इसका फायदा किसे होगा। इस सवाल के जवाब में 56% लोगों ने कहा कि एसआईआर का फायदा टीएमसी को होगा, जबकि 34% लोगों के मुताबिक बीजेपी को एसआईआर का लाभ मिलेगा। लगभग 5% लोगों ने कांग्रेस और लेफ्ट को एसआईआर से फायदे की बात कही। ये थोड़ा चौंकाता है। बीजेपी एसआईआर के पक्ष में थी, जबकि तृणमूल ने खुलकर इसका विरोध किया था। एसआईआर के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, लेकिन एआई एग्जिट पोल के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा फायदा टीएमसी को मिल रहा है। यानी टीएमसी ने एसआईआर के खिलाफ जो माहौल बनाया, उसका फायदा उसने उठाया। मित्रों, एसआईआर के अलावा बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे की गूंज भी जोर शोर से सुनाई दी।
घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा, जबकि टीएमसी ने इसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। लेकिन जब मतदाताओं से घुसपैठ के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो उनकी क्या राय थी? एआई एग्जिट पोल के मुताबिक 27% लोगों ने कहा कि घुसपैठियों का मुद्दा टीएमसी को फायदा पहुंचाएगा, जबकि 64% ने माना बीजेपी को इससे फायदा होगा। यानी घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रही। मित्रों, बंगाल चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद की भी काफी चर्चा हुई। मुर्शिदाबाद में जिस बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई उसकी गूंज पूरे देश को सुनाई दी, लेकिन क्या बंगाल में बाबरी मस्जिद मुद्दा बन पाया? इस सवाल के जवाब में केवल 18% लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद मुद्दा बन पाया, जबकि 68% लोगों ने इसे नकार दिया। यानी हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का ऐलान करके बंगाल में ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट में सेंध लगाने की जो कोशिश की, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। डीएनए मित्रों, अब आपको यह भी जानना चाहिए कि बंगाल चुनाव में वो कौन से मुद्दे रहे जो सबसे ज्यादा चले, जिनके आधार पर लोगों ने मतदान किया। एआई एग्जिट पोल के मुताबिक कानून व्यवस्था का मुद्दा लोगों की प्राथमिकता में सबसे आगे रहा। 31% लोगों के लिए सुरक्षा यानी कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा था। वहीं 25% के साथ घुसपैठ दूसरे नंबर पर रहा। 20% के साथ एसआईआर तीसरे नंबर पर। कटमनी यानी सरकारी योजनाओं में कमीशनखोरी के जो आरोप लगते हैं वो 18% के साथ चौथे नंबर पर रहा। वहीं 6% के साथ खान पान का मुद्दा 5वें पायदान पर रहा। मित्रों, कानून व्यवस्था, घुसपैठ और कटमनी जैसे मुद्दों का चलना ये बताता है कि ममता सरकार के खिलाफ लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है। इन मुद्दों पर लोगों ने वोट डाला तो उसका खामियाजा टीएमसी को उठाना पड़ सकता है। मित्रों, बंगाल चुनाव में महिला वोटर भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पुरुषों से ज्यादा संख्या में वोट डालती हैं। बंगाल चुनाव में महिलाओं का रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं होने के बाद ये पहला चुनाव था। एआई एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल चुनाव में 48% महिलाएं टीएमसी के साथ रहीं, जबकि बीजेपी के साथ 43% महिलाएं रहीं। यानी महिलाओं का वोट अपने साथ रखने में ममता बनर्जी काफी हद तक कामयाब रही। डीएनए मित्रों, महिला वोटर दीदी के साथ रही तो फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए। एआई एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल के 57% फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी के साथ रहे। वहीं टीएमसी को सिर्फ 29% फर्स्ट टाइम मतदाताओं का साथ मिल पाया। यानी बंगाल के सबसे युवा मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से बीजेपी पर ज्यादा भरोसा दिखाया। मित्रों, अब आपको यह भी जानना चाहिए कि एग्जिट पोल के आंकड़े अगर नतीजों में बदलते हैं तो क्या होगा। बंगाल जीतने के बाद बीजेपी कितनी ताकतवर हो जाएगी। बंगाल वो राज्य है जहां बीजेपी बहुत देर से सत्ता की लड़ाई में आई। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भले ही बंगाल के थे, लेकिन बंगाल की राजनीति में 2014 से पहले बीजेपी को कोई खास महत्व नहीं मिलता था। 2014 के लोकसभा चुनाव में 17% वोट हासिल करने के बाद भी 10 साल पहले 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 10% वोट के साथ सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटों पर जीत हासिल की। उसके बाद बीजेपी 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करने लगी, लेकिन 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी को 77 सीटों पर सीमित कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन 2026 के एआई एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। यानी केवल 10 साल में बीजेपी 3 सीट से सत्ता पाने के करीब दिखाई दे रही है। मित्रों, बंगाल में अगर बीजेपी की जीत हुई तो पार्टी की छवि ऑल इंडिया ताकत के रूप में और मजबूत होगी। बंगाल में जीत का मतलब होगा कि बीजेपी ने पूर्वी भारत में भी मजबूत पकड़ बना ली है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में उसे इन सीटों पर फायदा मिल सकता है। इससे केंद्र में बीजेपी की स्थिति और मजबूत हो सकती है। बंगाल की जीत से अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए भी बीजेपी का दावा और मजबूत होगा। अभी देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीजेपी या एनडीए की सरकार है। अगर बंगाल में बीजेपी जीती और असम में फिर से सरकार में आई तो 22 राज्यों में बीजेपी सरकार में आ जाएगी। एनडीए का शासन लगभग 70% भूभाग में है। बंगाल में जीत के बाद इसमें 3% की और बढ़ोतरी होगी। इस तरह एनडीए का शासन लगभग 70% आबादी पर है। बंगाल में जीत के बाद इसमें 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। डीएनए मित्रों, अब एआई एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार जब बनती दिख रही है तो आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि 5 साल में बीजेपी ने यह कमाल कैसे किया। बीजेपी ने 2021 की हार से सबक लेकर 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने
और बाहरी छवि से छुटकारा पाने के लिए अपनी रणनीति में काफी बदलाव किए। धार्मिक रीब्रांडिंग के तहत बीजेपी ने भगवान राम के साथ साथ मां काली और मां दुर्गा पर ध्यान केंद्रित किया, जो बंगाल की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। जय श्री राम की जगह जय मां काली और जय मां दुर्गा के उद्घोष को अपनाया गया। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने काली मंदिर जाकर दर्शन भी किए। जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय मां काली। बीजेपी नेताओं ने बंगाली संस्कृति और खानपान के मुताबिक भी खुद को ढाला ताकि टीएमसी के बाहरी वाले नैरेटिव को तोड़ा जा सके। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी सत्ता में आई तो मछली पर प्रतिबंध लगा देगी। इसके जवाब में बीजेपी के कई उम्मीदवार हाथ में मछली लेकर प्रचार करते नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कोलकाता में मछली और चावल खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इन तस्वीरों के सहारे बीजेपी ने इस बात का जवाब दिया कि वो बंगाल के लोगों के खान पान के खिलाफ नहीं है। इसके अलावा बीजेपी ने स्थानीय नेतृत्व को बढ़ावा दिया और संगठन को मजबूत किया। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को ग्रामीण मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य का उपयोग शहरी और भद्रलोक मतदाताओं के लिए किया गया। पिछली बार की तरह ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले नहीं किए गए। ममता की जगह उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भ्रष्टाचार से जोड़ा गया। साथ ही बीजेपी ने महिलाओं को सुरक्षा पर भी फोकस किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के जरिए भी मतदाताओं को लुभाया। आपको बीजेपी के घोषणा पत्र के प्रमुख वादों के बारे में भी जानना चाहिए। महिलाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी ने 3,000 रुपए की मासिक सहायता और सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का वादा किया। बेरोजगार युवाओं के लिए 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता का वादा किया। सरकारी कर्मचारियों के लिए 45 दिनों में 7वां वेतन आयोग लागू करने का भरोसा दिलाया। 6 महीने में समान नागरिक संहिता का भी वादा किया। इन घोषणाओं के अलावा बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति बनाने का भी वादा किया। एआई एग्जिट पोल के आंकड़े बताते हैं कि इन घोषणाओं पर बंगाल के मतदाताओं ने भरोसा दिखाया। मित्रों, बीजेपी की चुनावी रणनीति और घोषणा पत्र के अलावा एक और बड़ा फैक्टर है जिसने इस बार बंगाल के चुनाव पर असर डाला। जो बंगाल चुनावी हिंसा के लिए देश में सबसे बदनाम है, वहां मतदाताओं के डर को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए बंगाल में इस बार अर्धसैनिक बलों की अभूतपूर्व तैनाती की गई। सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ समेत अर्धसैनिक बलों के 2 लाख से ज्यादा जवानों को सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया। इन जवानों ने बंगाल में जगह जगह बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फ्लैग मार्च करके लोगों तक ये संदेश दिया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें भयमुक्त होकर वोट करना चाहिए। हालांकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती का जोरदार विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा उपायों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसी का नतीजा है कि बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। पहले चरण में 93% तो दूसरे चरण में भी 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मित्रों, एआई एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं उसमें बीजेपी सरकार बनाती हुई जरूर दिख रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टीएमसी बहुमत से बहुत दूर हो। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि अगर ममता बनर्जी बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती के बावजूद लगातार चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई, अगर एग्जिट पोल को उन्होंने गलत साबित कर दिया तो क्या होगा? मित्रों, बंगाल में टीएमसी की चौथी जीत ये साबित करेगी कि ममता बनर्जी का जनाधार अभी भी सबसे ज्यादा मजबूत है। चौथी जीत के बाद राष्ट्रीय राजनीति में ममता बनर्जी की भूमिका बढ़ेगी, उनका कद और बढ़ेगा, उन्हें विपक्ष की राजनीति में बड़ा चेहरा माना जाएगा। इसके साथ साथ बंगाल को लेकर बीजेपी को अपनी रणनीति फिर से सोचनी पड़ेगी। 5 साल तक उसे फिर से ममता के खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा। पूर्वी भारत में बीजेपी के विस्तार पर ब्रेक लगेगा। इसके अलावा केंद्र के साथ बंगाल सरकार का टकराव और बढ़ेगा।